क्वेश्चन असाइनमेंट 6 का ना? ये सर जो आपने अभी भेजा ना जो नया। सर आपकी वॉइस बहुत धीरे आ रही है। वॉइस धीरे आ रही है क्या मेरी? यस सर। आपकी वॉइस बहुत धीरे आ रही है। दबी दबी आ रही है सर, धीरे नहीं आ रही है। एक मिनट रुको, एक मिनट। अब चेक करो, अब सही आ रही है? हाँ सर अब सही आ रही है। यस सर सही आ रही है। अब ठीक है? यस सर। चलो असाइनमेंट 6 का क्वेश्चन मैंने कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ऑक्सिलिक एसिड COOH होल ट्वाइस रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 250 ml ऑफ सेमी मोलर सोल्यूशन। तो ये अपन को बोल रहा है कि COOH होल ट्वाइस का सेमी मोलर M/2 का 250 ml सोल्यूशन बताना है ना? अगर मोलारिटी M/2 है और वॉल्यूम ये है तो मोल्स कितने हो जाएंगे? मोलारिटी इंटू वॉल्यूम। मोल्स क्या होते हैं? मोलारिटी इंटू वॉल्यूम होते हैं, लास्ट क्लास में कराया अपन ने, है ना? ये अपने मोल्स ऑफ दिस कंपाउंड हो गए। फिर वेट कैसे निकालते हैं मोल से? तो मोल्स इंटू मोलर मास। इसका मोलर मास अगर निकालोगे तो 12 प्लस 32 प्लस 1 45 का डबल 90, हाफ इंटू 250/1000 मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर इंटू मोलर मास से वेट आ जाएगा। तो सॉल्व करोगे तो 11.25 आएगा। यस सर। सर वो सर? ऑप्शन नहीं है उसमें। क्या ऑप्शन ही नहीं है। हाँ, तो कर ले यार, कोई ऑप्शन बना लेना। जिसने असाइनमेंट बनाया था उसने नहीं डाला, मैं क्या करूँ? यस सर, इसलिए डाउट आ रहा था उसमें। सर ठीक है, हाँ बोलो। क्वेश्चन नंबर 6 में डाउट। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर? ये ग्राम पर लीटर में स्ट्रेंथ निकालने को बोल रहा है ऑफ अ सोल्यूशन ऑफ H2SO4 12 छोड़ दो 6th। मना नहीं करा गया 6th वाले का मैंने? बोला था सर। आज पढ़ते हैं इसको अपन ना। इसमें NaOH के साथ रिएक्शन हो रही है ना, आज बता देता हूँ ये मैं। 5th और 6th छोड़ दो, PPM और 6th वाला छोड़ दो। हाँ सर 24th वाला था। 24 आ रहे हैं एक बार। क्वेश्चन 1 to 10 में किसी को डाउट है और कुछ? नो सर। 9 नंबर। मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर कंटेन्स 50% H2O by mass. Calculate the mole fraction of alcohol in this solution. सर अल्कोहल देखे नहीं रखा है। हो जाएगा वो। हो जाएगा सर। और उसमें सर इथेनॉल ले लिया तो आ गया सर आंसर फिर। सर अगर अपन टोटल मास को कुछ मान ले 100 कुछ भी ग्राम। करो बेटा, मोल फ्रैक्शन नहीं आएगा अगर अपन को कौन सा अल्कोहल है ये नहीं दिया तो। ठीक है, इथेनॉल मान लिया था मैंने। इथेनॉल ले लो। इथेनॉल माना। अगर उसमें क्वेश्चन दिया तो इथेनॉल मार्क किया। मैंने भी इथेनॉल 100 ले लिए थे। कुछ भी कर ले बेटा, अगर तू इसको C2H5OH नहीं लेगी, अगर अपन को इसका मोलर मास नहीं पता ना, तो अपन मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? मोल फ्रैक्शन के लिए दोनों के मोल चाहिए, है ना? इथेनॉल लेके कर लो, आ जाएगा। फिर क्या मोल्स भी नहीं कर रहे सर, मैंने किया है, मेरा भी आया 0.25। क्या करा बताओ? 54% है, टोटल मास 100 ग्राम मान लिया, तो Yes, वाटर sir. का मास 54 ग्राम हो गया। वाटर के मोल 3 हो गए, यस सर। है ना? तो फिर इतना- 54 माइनस 100 तो अपने पास अल्कोहल का वेट आ गया। तो उसके मोल्स निकाल लिए। कैसे? सर टोटल वेट अपॉन जो गिवन वेट है अपॉन इसका सी इथाइल अल्कोहल का वेट मान अपॉन करके इथाइल अल्कोहल नहीं दिया ना, वही तो बोल रहा हूँ। क्वेश्चन में दिया नहीं है ना कि ये इथाइल अल्कोहल है। ये ले लो और आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये इसी से किया। ठीक है। 9th क्वेश्चन हो जाएगा ना इथाइल अल्कोहल लेके अब? यस सर। ठीक है। 10th हो गया। 11 to 20 में क्वेश्चन नंबर 8 और बता देंगे क्या सर? 13
8th में क्या डाउट है? कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ CaCl2 solution if on chemical analysis it is found that 200 ml of CaCl2 solution contains 3.01 into 10⁻22 Cl minus ion. देखो इसमें अपन पहले निकालो Cl माइनस की कंसेंट्रेशन. ये बोल रहा है कि Cl माइनस है 3.01 into 10⁻, कितना 22. ये है Cl माइनस के आयंस का नंबर. ये है क्वेश्चन नंबर 8. इसके मोल्स हो जाएंगे डिवाइडेड बाय Na 1/20. ये Cl माइनस के मोल हो गए. अब Cl माइनस के मोल के बाद अपन निकालो Cl माइनस की मोलारिटी. तो मोलारिटी क्या होती है? मोल अपॉन वॉल्यूम. वॉल्यूम उसका बोला था 200 ml. 200/1000. 2200 कैंसिल और एक और 0 कैंसिल. सर वो Cl के आयन से तो पहले मॉलिक्यूल के मोल्स निकालेंगे. कर ले वो. नेक्स्ट दोनों ऑप्शन है यहाँ पे. अगर CaCl2 के मॉलिक्यूल निकालोगे तो भी सेम आंसर आएगा. ये Cl माइनस की कंसेंट्रेशन निकालोगे तो भी सेम आंसर आएगा. दोनों तरीके से आंसर सेम आता है क्योंकि अपन को बाय 2 करना है. किसी भी स्टेप पे कर दो. ये जो मैंने निकाली है Cl माइनस की कंसेंट्रेशन आ गई 1/4. अब अगर Cl माइनस 1/4 है तो CaCl2 कितना होगा? Cl माइनस के कंपैरिजन में CaCl2 की कंसेंट्रेशन आयन के कंपैरिजन में मॉलिक्यूल की कंसेंट्रेशन कम होगी ज्यादा होगी? कम होगी. कम होगी. तो किससे डिवाइड करना है इस 1/4 को? 2 से. 1/8 0.125 है ना. थर्ड ऑप्शन. अगर पहले कंसेंट्रेशन निकालने से पहले मॉलिक्यूल का नंबर निकालना है तो इसी नंबर को, इस मोल को आधा कर दो और फिर 200/1000 कर दो तो भी सेम आंसर आएगा. दोनों तरह से कर सकते हो. डाउट किसका था? समझ आ गया? 12 वाला बदल. ये जो जिसका डाउट था समझ आ गया. क्वेश्चन 8. यस सर. यस सर. ठीक है. क्वेश्चन 4 में किसको डाउट है? क्वेश्चन 4 में किसको डाउट है? सर मुझे. क्वेश्चन 4 देखो. कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ परसेंट बाय वेट obtained by mixing 300 grams of 25% by weight NH4Cl and 150 grams of 40% of weight of. ठीक है. तो अपन इसमें दो सॉल्यूशंस को मिक्स कर रहे हैं. लास्ट क्लास में तुमको सॉल्यूशन मिक्स करना सिखाया था. उसमें मैंने आज को एक हिंट दी थी कि भाई जो दो सॉल्यूशन से उनके डब्बे बनाओ और फिर मिलाओ तो तुम्हारा क्वेश्चन जल्दी से आसानी से होगा. सर ये सर फर्स्ट सर ये फर्स्ट वाले का आंसर 11.5 कुछ आ रहा था ना? 11.25 कहाँ पर थे आप जब बता रहा था मैं? सर थोड़ा वो. ठीक है. 11.25 आंसर है उसका. क्वेश्चन 4 में बोल रहा है कि दो सॉल्यूशन को मिक्स करें. पहला सॉल्यूशन है 300 ग्राम 25%. ये रहा 300 ग्राम या नीचे लिखते थे 300 ग्राम 25% प्लस दूसरा सॉल्यूशन है 150 ग्राम 40%. 150 ग्राम 40%. इनको मिलाया. नया सॉल्यूशन जो बनेगा उसमें क्या परसेंटेज होगा? तो नया जो सॉल्यूशन बनेगा सबसे पहले तो देखो उसका टोटल मास 450 ग्राम सीधा जोड़ देना है और परसेंट अपन को निकालना है. अब ये जो परसेंट है ये मास परसेंट है. मास परसेंट का मतलब है कि अगर अपन देखें इन दोनों सॉल्यूशन में जो अपना NH4Cl है उसका मास होगा. इस केस में वो मास कैसे निकालोगे बताओ कोई? फर्स्ट केस में NH4Cl का अकेला मास कैसे निकालेंगे? 25% of 300 grams. 25% of 300. 300. तो 25 into 300/100. 300 का 25. यहाँ NH4Cl कितना होगा? 150 का 40%. तो 40 into 150/100. 60. कितना आ गया ये 0 से 0 कैंसिल. 75. 60. और ये 60. 60 grams. तो नेट NH4Cl देखो नेट सॉल्यूशन 450 300 150 और नेट NH4Cl 75 प्लस 60 तो कितना आ गया ये 135.
अब अपन को परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज क्या हो जाएगा 135 अपॉन 450 इंटू 100 9 2 135 30% आ रहा है यस सर। यहाँ 30। यस सर। मुस्कान समझ आ गया बेटा? यस सर। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 11 to 20 में बताओ। सर 16। सर क्वेश्चन 14। सर 12। 14 12 और 14 12 12 देखो 12 देख लो पहले। मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इन एक्वस सॉल्यूशन इज 0.15। फाइंड मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। किसका डाउट है ये क्वेश्चन 12? सर अनस। किसका? आज मोहम्मद अनस। अनस यस क्या सर। करा बेटा आपने? थोड़ा बताओ मुझे, फिर मैं बताऊंगा थोड़ा तुमको। सर मैंने ग्लूकोज को तो एक और इसमें ग्लूकोज में एक्वस सॉल्यूशन दे रखा था सर, उसमें एक्वस में H2O लेना पड़ेगा ना? ठीक है। और तो मैंने H2O लेके करा था, तो मेरे एक्स में गलती हो रहा था सर, समझ नहीं आ रहा था कैसे करेंगे। देखो मोल अगर फ्रैक्शन का तुमने, फॉर्मूला लगाया पहले तो। मैंने तुमको मोल फ्रैक्शन से मोलालिटी, अपने क्लास के नोट्स खोलो, उसमें देखो कन्वर्जन में सबसे पहला कन्वर्जन क्या करवाया है। देखो नोट्स खोलो। देखो अगर तुमने अपने पूरे दिल से पूरा एफर्ट लगा के अटेम्प्ट नहीं करा ना, तो इतना आसानी से सोल्यूशन नहीं बताता मैं ना, मेरा ऐसे पढ़ाने का तरीका नहीं है। खोलो अपने नोट्स, मोल फ्रैक्शन से मोलालिटी कन्वर्जन खोलो, सबसे पहला कन्वर्जन ओपन करो, नोट्स कॉपी। अनस यस सर, खोल रहा हूँ। हाँ यस सर। हाँ इसमें m इज देखो, इक्वल XB अपॉन 1 माइनस XB इंटू MB और अपॉन 1000। हाँ इसको करोगे तो आंसर सीधा आ ही जाएगा। अगर नहीं तो इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, कैसे कन्वर्जन करते हैं। मोलालिटी निकालनी है और मोल फ्रैक्शन दिया है, तो उसमें क्या करना होता है, क्या याद करके बताओ क्या करा था अपन ने? हमने मोल फ्रैक्शन को किसी वैल्यू के बराबर माना था। क्या था वो स्टेप? 100 के बराबर, वो Na बाई 100 ले लिया था अपन ने। नहीं, चलो तो कोई मोल और के बताओ। बराबर। मोल मोल के फ्रैक्शन को को, मोल्स माना था। मोल फ्रैक्शन को मोल मानना है, मोल फ्रैक्शन को मोल मानना है। यानी यस कि सर। मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज 0.15, तो ग्लूकोज के मोल 0.15 और पानी के मोल 0.85, और उसके बाद सॉल्व फॉर मोलालिटी। यस अटेम्प्ट करो, फिर से नहीं होगा तो फिर से पूछना। यस सर, आ गया। सर क्वेश्चन 14 और 17। क्वेश्चन नंबर 14। 14, aqueous solution has molality small m 11.11, what is the mole fraction? तो बताओ, मोलालिटी से मोल फ्रैक्शन निकालने, नेक्स्ट कन्वर्जन ये बताया था, इसमें क्या करते हैं? सर इसका वॉल्यूम डाउट है। ले लेते हैं। वॉल्यूम तो आता ही नहीं है मोलालिटी में। नहीं, वेट ले ले सर। सर वेट ऑफ क्या? सॉल्वेंट किसका वेट कितना? 1 kg ले लेते हैं सर। तो सर मोल्स सर 11.11 आ जाएंगे। ठीक है, फिर सर उसके बाद सर वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ सर, मैं वेट ऑफ सॉल्वेंट का मतलब वो नहीं दिया ना सर हमें। सॉल्वेंट देखो लिखा है एक्वस। अच्छा एक्वस H2 हो जाएगा सर, आगे। हो जाएगा अब। यस सर। ठीक है शिवम बेटा, 13 क्वेश्चन में क्या डाउट है? सर उसका 83% आ रहा आंसर बोर्ड अब क्या किया? 12वें क्वेश्चन से है ये। अच्छा, इन द वो क्वेश्चन परसेंटेज बाय वेट ऑफ द ग्लूकोज सॉल्यूशन, क्या करा तुमने इसमें? मोल फ्रैक्शन दिया है, वेट परसेंट पूछा है, क्या करा तुमने इसमें? अब देखो क्या होता है, सामान्यतः जब अपन फिजिकल क्लासरूम में होते हैं ना, तो ऐसे कोई क्वेश्चन पूछता और नहीं बताता तो मैं बोर्ड पे बुला के सॉल्व करवाता हूँ, खूब हंसी उड़वाता हूँ फिर जब नहीं होता तो। अब वो मैं कर तो सकता नहीं हूँ, कम से कम मुझे ऐसे ही बता दो क्या किया। बताओ क्या किया?
देखो कुल मिला के तुमको क्वेश्चन सॉल्व करके क्वेश्चन का सॉल्यूशन जानने के लिए मुझे कन्विंस करना है कि तुमने सॉल्व करा है, बस। यस अगर सर। तुमने कन्विंस कर लिया तो मैं बता सर दूंगा। सर वो उस क्वेश्चन से हमें 9.8 मोलैलिटी उसका आंसर आया था, तो मैंने 9.8 मोलैलिटी में उसका फॉर्मूला रखा और वेट ऑफ सॉल्वेंट निकाला, तो मेरा वेट ऑफ सॉल्वेंट आया था 15/90 15/980 kg का आंसर आया था वेट ऑफ सॉल्वेंट का, और वेट ऑफ सॉल्यूट का आंसर आया था 27 ग्राम। तो जब मैंने वेट परसेंट निकाला तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल वेट इंटू 100 किया तो 83.5% आया था। आपने कैलकुलेशन में गलती कर दी। देखो 9.8 मोलारिटी है, इसका मतलब है कि अगर 1 kg सॉल्वेंट है तो ग्लूकोज के 9.8 मोल हैं। समझ आया? ये होती है मोलारिटी। यस सर। अब पानी हो गया 1 kg 1000 ग्राम, है ना? यस और सर। ग्लूकोज कितना हो गया? 9.8 मोल। तो ग्लूकोज का वेट कितना हो गया? 9.8 मोल ग्लूकोज का वजन कितना होगा? 9.8 मोल ग्लूकोज का मेरा मोल फ्रैक्शन, देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज 0.15, मोल सर। फ्रैक्शन ऑफ पानी, ये तो अपन ने पहले ही कर लिया, मैं फिर से लिख रहा हूँ ये, ठीक है। अब तुमने मोलालिटी निकाली 9.8, ये तुमसे निकल गई। तो अगर इससे नहीं करके इससे करना है तो इसमें तुम मान लो कि अपने पास वेट ऑफ पानी है 1000 ग्राम, तो मोल ऑफ ग्लूकोज क्या हो जाएंगे? 9.8, और मोल की जगह फिर अगर मास निकाले तो ग्लूकोज का मास क्या हो जाएगा? 9.8 इंटू मोलर मास 180। ये पानी, ये ग्लूकोज। अब परसेंटेज निकाल के देखना, सही आएगा। समझ आ रहा है? यस सर। है ना? तुमने कुछ ज्यादा ही सॉल्व करके उसको थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिया, इतना कॉम्प्लेक्स है नहीं। मोलालिटी है 9.8, तो पानी अगर 1000 ग्राम लिया तो मोल्स कितने हो जाएंगे, और मोल्स तक रखे तो मास आ जाएगा। तो मास, ठीक है। यस सर। यस सर इसको उसमें भी कर सकते क्या? जो अपनी मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन को अपन ने वो मान के किया, क्या कहते हैं, मोल्स मान लो, इन दोनों को मोल्स मान लो, इसका मास निकाल लो, इसका मास निकाल लो, मास परसेंट, उससे भी सेम आंसर आएगा। ये सर उससे कर सकते हो। सर 16th वाला क्या डाउट है 16 में? कैलकुलेट मोलारिटी 25% बाय वेट ऑफ H2SO4 स्पेसिफिक ग्रेविटी व्हिच इज डेंसिटी, बताया था 1.2। क्या डाउट है इसमें? ओके सर। सर जब मैं था नहीं तो बताया हुआ है, वो स्पेसिफिक डेंसिटी है ये। आदर्श बेटा क्वेश्चन 17 में क्या डाउट है? क्वेश्चन 17 में क्या गलत आ रही है? क्या करा आपने, बताओ। मोलारिटी तो चलो नहीं, इसमें तो मोलारिटी निकालना है और 25% बाय वेट है, तो 25% बाय वेट का क्या किया तुमने? सर 25% बाय वेट है, तो सर वेट ऑफ सॉल्यूशन को सर मान लिया सर। कितना? सर एक सेकंड सर मैंने देखो देखो। सर इसमें से मैंने सर वेट ऑफ सॉल्यूशन सर 25% बाय वेट है, तो सर वेट ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम मान लिया था सर। सर 25 ग्राम वेट ऑफ सॉल्यूट आ गया था, और तो सर वेट ऑफ सॉल्वेंट 75 ग्राम आ गया। सर फिर सर हमने सर उसको मतलब कन्वर्ट करने के लिए सर डिवाइड बाय 3.06 डिवाइड बाय 75 इंटू 1/12 कर दिया था सर। इसके बाद कुछ गलत करा तुमने। देखो 25% यानी 25 ग्राम H2SO4 है ना, तो 25/98 होगा, H2SO4 के मोल हो जाएंगे। यस सर। ये H2SO4 के मोल हो गए। यस सर। और अपॉन 75/1000, ये देखो आ गई मोलारिटी। मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अरे है ना? यस सर। सॉल्व करना आ जाएगा इससे। यस सर। सर 18 क्वेश्चन 18 क्या करा 18 क्वेश्चन में बेटा? सर इसमें मोलारिटी 18 मोलर दी है, तो सर अगर 1 लीटर में 18 मोल्स होंगे तो उसी का मास 1000 ग्राम से ज्यादा हो जाएगा। आप तो 18 इंटू H2SO4, हाँ हो जाएगा।
ठीक है, हो जाएगा। आपको उस तरह की प्रॉब्लम आ रही है कि यार ये वैल्यू तो अजीब सी आ रही है, कैसे मान ले, बट अब जो दे रखा है उसको क्या करें बताओ। मतलब तुम न्यूमेरिकली सॉल्व करके जो आंसर दिया वो ला पा रहे हो क्या? यस सर। बस तो फिर खत्म। दिमाग, अब देखो दिमाग लगाना चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा, पर फिर ऐसा है कि अब क्वेश्चन दिया है, आंसर निकालो या छोड़ दो, दो ऑप्शन है, क्या चूज करोगे बताओ? निकाल। है ना, आंसर निकालना ही चूज करेंगे अपन, हाँ छोड़ेंगे सर, क्यों जब अपन को पता है। ऐसा एक और क्वेश्चन था सर जिसमें सोलवेंट बहुत कम था। हाँ तो अब एक्चुअली में तुम 18 इंटू 98 मतलब करीब करीब 1700 ग्राम, 1700 ग्राम H2SO4 को पानी में डिसॉल्व करोगे और 1 लीटर सोल्यूशन बनाओ, बनना ही नहीं है, गलत है। पर ठीक है, अब क्वेश्चन में जो दिया है तुम तो मान के सॉल्व करो, मत लगाओ दिमाग। क्वेश्चन भी कभी कभी इस तरह से फ्रेम हो जाता है कि उसमें वैल्यूज गलत हो, तो उसका अपन कुछ कर नहीं सकते। अगर अपन जो तरीका लगा रहे हैं उससे आंसर सही आ रहा है तो ठीक है ना, अब उसको बस जज करो कि ये क्वेश्चन गलत है, और अगर होगा भी गलत, ठीक है, होगा भी गलत तो मैं एग्जाम में नहीं आएगा, पर क्वेश्चन गलत भी है तो आंसर तो उसका एक निकल रहा है ना अपना, ठीक है, जो आंसर एक्सेप्ट कर लो। यस सर। और किसको डाउट है? क्वेश्चन 11 में क्या, क्वेश्चन 11 में क्या डाउट है मुस्कान बेटा? क्या किया आपने? इक्वल मोल्स H2 and urea are taken in a flask, what is the mass percent in the molarity? क्या किया क्वेश्चन नंबर 11 में? सर मुस्कान 10th बता। वाले में तो मास परसेंट निकाला 76.92 आया। सर उसमें दिया है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया इज इक्वल्स टू वाटर, तो सर नंबर ऑफ मोल्स भी नहीं दिया है एंड गिवन मास भी नहीं है, तो उससे नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालूं? देख, जैसे गिवन इक्वल मोल्स हैं तो मान ले मोल्स ऑफ यूरिया और मोल्स ऑफ वाटर हो गए n n, x x कुछ भी मान ले, कुछ भी, है ना। अब अपन को मोलालिटी के लिए क्या क्या चाहिए होता है? सर नंबर ऑफ मोल्स एंड वेट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, है ना। तो अब अगर अपन देखें इक्वल मोल्स में H2 और यूरिया में किसका मास ज्यादा होगा? अगर सर मोल्स बराबर है, H2O। अरे यूरिया का मोलर मास 60 और पानी का 18, सॉरी यूरिया। है ना। तो यूरिया अपना सॉल्वेंट हो गया या यूरिया सॉलिड होता है? आई डोंट नो एग्जैक्टली कि इसने क्या मान के करा है। इसमें सोल्यूट क्या लिया है बेटा? क्वेश्चन 11 किसी और ने सॉल्व करा? क्वेश्चन 11 में सोल्यूट क्या लिया है? सर वो वाटर लिया है क्योंकि वहाँ पे 18 अपना वो क्वेश्चन 1 में 1 मोल लिया मैंने उसका, दोनों का यूरिया और वाटर का, तो ठीक है 78। क्वेश्चन ये बोल रहा था ठीक कि है। इसमें वो सोल्यूट का मास बहुत, सोलवेंट का मास बहुत कम आ रहा है। अपन दोनों से करके देख लो, चलो देखो दोनों से करके दिखाता हूँ मैं, चेक करते हैं आंसर क्या से आ रहा है। एक्चुअली में क्या होना चाहिए वो भी बता देता हूँ। मान लो कि अपना जो H2O है NH2O और N यूरिया क्वेश्चन में बोला बराबर, तो मैंने X ले लिए, ठीक है। तो वेट ऑफ H2O हो जाएगा 18x ग्राम, वेट ऑफ यूरिया हो जाएगा क्या है यूरिया 60x ग्राम, ठीक है। इन दोनों में यूरिया ज्यादा है ना। अब एक्चुअली अगर यूरिया ज्यादा है तो लॉजिकली तो ये सॉल्वेंट ये सोल्यूट, तो फिर मोलालिटी क्या होगी? मोलालिटी क्या होती है? मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने मोल से पानी के, x अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो बाय 60 x बाय 1000। तो एक्चुअली तो देखो आंसर ही आना चाहिए 50/3। 50/3 क्या होता है? 18 1 50/3 इज 1 और क्या 20, तो 16.66 ये है ना। ये ऑप्शन में है क्या? नहीं है सर। हाँ तो इसने फिर ना यूरिया को सोल्यूट माना, ठीक है कोई नहीं, छोड़ो। देखो यूरिया को इसने सोल्यूट ही माना है, विच इज ओके, क्योंकि ये सॉलिड है। तो इसके मोल्स कितने यूरिया के? x अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज। पानी कितना है? 18 x बाय 1000, ऊपर 1000 जाएगा, ये 55.5 आ जाएगा। तो आपका जो डाउट था एकदम जेन्युइन था और सही बात है, यूरिया इसमें सॉल्वेंट होना चाहिए, पर क्या यूरिया सॉलिड होता है, इसलिए उसको सोल्यूट लेके ऊपर मोल्स ऑफ यूरिया ये x और नीचे वेट ऑफ पानी 18x और इंटू 1000 क्योंकि केजी में लेना है। सर
हाँ सर आपने जो सर क्वेश्चन 17 में से बताया था सर, उसको सॉल्व करके सर 3.4 आ रहा है सर आंसर में, और सर सॉल्यूशन 4.4 दिया हुआ आंसर का। एक सेकंड रुक जाओ। मुस्कान जी समझ आ गया आपको जिसका डाउट था ये? यस सर, यस सर। ठीक है। 17 में अच्छा 17 का आंसर सही आ रहा है क्या? किसी और ने सॉल्व करा है क्वेश्चन? यस सर, सही आ रहा है। 0.4 आ रहा है, सही है। 6.4 3.4 3.4 सही है। ऑप्शन बी आंसर की से मैच कर हाँ। लिया, सही है। यस आदर्श सर, फिर से सॉल्व कर ले बेटा, तो आ जाएगा। सर 3.4 आ रहा है तो सर आंसर मैंने गलत देख लिया। ठीक है। और कोई क्वेश्चन है? 19th सर 19th bottle A has 1 molar H2SO4 solution, bottle B has 1 normal H2SO4 solution. Which aqueous solution is more concentrated? एक कोई यूनिट में, एक किसी यूनिट में कॉन्सेंट्रेशन लिख लो, मोलारिटी लिख लो, ठीक है। अब नॉर्मेलिटी अपन ने पढ़ी होती है n फैक्टर इनटू मोलारिटी, ठीक है। अगर नॉर्मेलिटी दे रखी है 1, तो मोलारिटी क्या होगी H2SO4 की, बी वाले की? 2m नहीं, एन बी वाले की नॉर्मेलिटी 1 है ना, 0.5। अगर ये 1 है तो 1/2 1/2 0.5 m। और ए वाले की मोलारिटी क्या है? मोलारिटी ऑफ ए क्या है? 1। कौन सा ज्यादा कंसंट्रेटेड है? ए वाला। ये वाला। है सिंपल चीज कि दोनों की जो कंसंट्रेशन है अलग अलग यूनिट में है, तो एक यूनिट कर दो, ठीक ओके है। सर। नॉर्मेलिटी करना है तो ए की जो मोलारिटी है वो 1 है, नॉर्मेलिटी 2 होगी, वो भी ज्यादा आ गई। सेम कंसंट्रेशन यूनिट कंपेयर करोगे जो ज्यादा वो ज्यादा, ठीक है। क्वेश्चन 27, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन द फॉलोइंग मिक्सचर। अच्छा सर हाँ 24 करवा देना। 24 हाँ, सर। 24 बता रहा हूँ, 27 एक मिनट में पढ़ रहा हूँ, उसके बाद 24। 27, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन द फॉलोइंग मिक्सचर। ओके, देखो क्या करा इसमें, किसका डाउट है? 27 देवेश, तुम बता दो। चलो आदर्श का भी है पर देवेश बताएगा क्या करा। क्या सर? 27 क्वेश्चन में क्या करा? सर मैंने पहले उसके मोल निकाले H2SO4 के, तो वो 0.0 मैंने 1 लीटर सॉल्यूशन माना तो उसमें 0.2 मोल आए, फिर उसे 100 ml में 0.02 मोल आएंगे, इस हिसाब से मैंने सॉल्व किया। ठीक है 0.02 मोल H2SO4 के आ गए, ठीक है। फिर इसमें H प्लस के मोल निकाले, उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। जरूरत नहीं है, सोचो तुम्हें नॉर्मेलिटी H2SO4 की बताना है ना, है ना। इसमें तो मिक्सचर पूछा था ना। अरे मिक्सचर तो बनाया है, पर नॉर्मेलिटी तो H2SO4 की बताना है। तो अगर H2SO4 के मोल आ गए तो मोलारिटी ऑफ H2SO4 फाइनली क्या हो जाएगी? H2SO4 के मोल कितने? 0.2, पहले कितने थे? 0.2 इंटू 0.1, 100/1000 ये, और अपॉन नया वॉल्यूम। तो नया वॉल्यूम कितना है? 100 ml और 200 ml मिलाओ, कितना हो जाएगा नया वॉल्यूम? 0.3। हाँ सर, समझ आ रहे? ये H2SO4 की पुरानी मोलारिटी, ये पुराना वॉल्यूम, और ये नया वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम, ठीक है। ये H2SO4 के मोल, इसलिए मेरा डबल आ गया था आंसर। अब ये इसके बाद क्या करना है? ये अपना आ गया H2SO4 की मोलारिटी, इसको इंटू 2 कर दो, नॉर्मेलिटी आ जाएगी, ठीक है। ये अपना 0.1 से कैंसिल हो गया, तो 0.2/3 और नॉर्मेलिटी हो जाएगी 0.4/3। 0.4/3 क्या हो गया? 4/30 या 2/15, ये ठीक है। सर इसको N1V1 प्लस N2V2 बाय V1 प्लस V2 से भी सॉल्व कर सकते हैं क्या? कर सकते हो, पर बेटा N1V1 प्लस N2V2 में N2V2 किसका लोगे? HCl का।
देखो ले तो सकते हो, पर प्रॉब्लम इज कि उसने H+ नहीं पूछा, उसने मोलारिटी या नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4 पूछी है बस। तो H2SO4 के मोल अपॉन टोटल वॉल्यूम, क्योंकि टोटल वॉल्यूम बदल गया, समझ आ रहा है? अगर वो बोलता है H+ की मोलारिटी बताओ, पहले H+ के मोल एक में दूसरे में जोड़ो और टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करो, ठीक है? क्वेश्चन 24, concentration of sulfuric acid is 98%, H2SO4 by mass and density is 1.8 gram per ml. What is the volume of concentrated added solution required to make 4 liter of 3 molar H2SO4 solution? ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में फाइनली तुम्हें आंसर क्या करना है? सर वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम करना है, वॉल्यूम है ना? H2SO4 का। मैंने हाँ, इस तरह का तुम्हें क्वेश्चन करवाया था जिसमें तुमको शायद मास या ऐसे निकालना था, तो मैंने बोला था कि जब अपन ऐसा कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसका अपन ने फॉर्मूला नहीं पढ़ा, तो अपन उस चीज को कुछ मान लेते हैं, है ना? यस सर। मान लो कि जो H2SO4 का वॉल्यूम है वो VmL है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो कि 98% बाय मास है, ये रहा 98% वेट बाय वेट, इसका मैंने VmL लिया, इसकी डेंसिटी है 1.8 ग्राम पर ml, ये बोल रहा है। और ठीक है, कौन सा ये ले जिससे अपन को कुछ करके एक सॉल्यूशन बनाना है जो कि 4 लीटर है और उसमें 3 मोलर H2SO4 है, ये बोला है इसमें। इस सॉल्यूशन से ये बनाने में कौन सी ऐसी चीज है जो कि अपन को सेम रखनी है? मोल्स ऑफ H2SO4। मोल्स ऑफ H2SO4 ना, मोल्स ऑफ H2SO4 यहाँ तो पता ही है 12 है, देखो 12 होंगे मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। यस सर। यस सर। तो यहाँ भी 12 होने चाहिए। अब मुझे ये पता तो है नहीं कितना लेना है, VmL है और डेंसिटी है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी मास। वेट ऑफ H2SO4 कितना हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ V? 1.8 V, यस सर, है ना? यस सर। अब इस 1.8 V का 90 एक्चुअली तो ये सॉरी जस्ट अ सेकेंड, ये वेट ऑफ सोल्यूशन है, वेट ऑफ H2SO4 होगा, मोलारिटी और वॉल्यूम तो दोनों सोल्यूशन के थे ना, वेट ऑफ H2SO4 होगा इसका 98%, समझ में आ गया? यस सर। H2SO4 तो 98% है ना? यस यस। ये वेट ऑफ H2SO4 आ गया, इसके मोल कितने होंगे? डिवाइड बाय 98 बाय 100 बाय 98 इक्वल टू 12, 120 1200 बटे 18 नहीं 1200 बटे 1.8 लीटर में है ये, अपन को ml में चाहिए ना, तो 1000 से और मल्टीप्लाई कर दो, नहीं डिवाइड कर दो। तो ये अपना ये वाला पार्ट सॉल्व कर रहा हूं मैं, 1.8 V बाय 100 इक्वल 12, तो V आ गया 1200 बाय 1.8। ये अपना जो वॉल्यूम है, ये जो वॉल्यूम है ये ml में था। यस सर। हाँ, तो यही फाइनल आंसर है ना सर? इसमें ये मोल्स ऑफ H2SO4 लिए है ना हमने, मोल्स ऑफ H2SO4। हाँ, तो सर मैंने जब ये सॉल्यूशन को टोटल को 100 ग्राम माना था ऊपर वाले सॉल्यूशन को, क्योंकि डेंसिटी लेके मतलब दे के रखी थी, ठीक है। हाँ, तो मेरा आंसर आया था, यही आंसर आया था मेरा। फिर इसको फर्दर थोड़ा सा करो ना सर सोल्व, 1200 अपॉन 1.8 को 553 ऐसा कुछ आ रहा है सर, 553 ऐसा कुछ। इसको कैंसिल कर दे, 18 से ही कर दे, 18 120 18 5 90 18 छक्के 108 है ना, तो 6 108 मतलब कितना बचा? 12 120 फिर 6 फिर 6.6 नो कैलकुलेशन के 12 बज रही थी बस सर। सर पर मैंने उसको 6-7 बार ट्राई करा था, फिर भी नहीं आया सर। देखो होता क्या है, अपन शुरू में जब नए क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, तो अपन जब एक गलत आंसर निकालते हैं ना, तो अपन ने बहुत दिमाग लगाया होता है उसको निकालने में, तो अपन कन्विंस हो जाते हैं कि ये तो सही है, अब कितना ही चेक करो वही आएगा,
तुम सेम गलती बार बार कर रहे हो। यस सर, वही होता ऐसा है। होता है कि मतलब वो ऐसी बहुत ना ऐसी ऐसी छोटी सी गलती होगी कि तुम सोचो कि यार ये तो गलत होगा नहीं यार, डिवीजन वो तो बचपन से करता रहे, थोड़ी गलत करा होगा। तुम इधर ध्यान दे रहे होगे जबकि ये सही है, गलती यहाँ पर थी। यस सर। समझ रहे हो कि तुम ये चेक कर रहे हो बार बार, ये तो सब सही है और गलती डिवीजन में थी। यस सर। सर मैंने ऐसे नहीं करा था पर ठीक है ना, वो तुमने 100 ग्राम मान के करा, चलेगा सर पर मतलब ठीक है, उससे भी आंसर आ जाएगा। अपन इसका कुछ मास 100 ग्राम मान लेंगे तो जो मास आया उसको वॉल्यूम कन्वर्ट कर दो, वॉल्यूम आ जाएगा। वो कर सकते हो, पर देखो बात क्या है, क्वेश्चन में अपन से ना एक यूनिट से दूसरी यूनिट ना पूछ के, एक कंसंट्रेशन से दूसरी कंसंट्रेशन ना पूछ के वॉल्यूम पूछा है। इसमें इसको वी लेके चलना इज फास्ट। सीधा जो मैंने वी निकाला वो आंसर मेरा। क्या होता है, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, अब सॉल्व करे जा रहे और फिर बीच में सॉल्व करते करते ये भूलो निकालना क्या था, है ना। सॉल्व करा, एक फाइनल वैल्यू है ऑप्शन में दिखी और मार्क कर दिया। तो ऐसे बचने के लिए क्या करना चाहिए कि जो निकालना है ना वो मान लो। बोला कि वॉल्यूम बताओ, वॉल्यूम मान लिया, वो वाला पार्ट तो खट जाएगा ना कि अपन ने जो चीज निकाली है वही आंसर है। यस सर। ये धीरे धीरे अपन करते रहते हैं ना, क्वेश्चन तो आने लगता है। रुक जा बेटा, तेरा कुछ नहीं समझ आया, क्या बोला तूने। क्वेश्चन कर रहा था, उसमें एक डाउट आ रहा है। कौन सा क्वेश्चन? इसमें एटॉमिक रेशियो ऑफ मेटल, इस शीट का नहीं सर, पहले के नोट का। तो अभी रुक जा ना बेटा, मैं शीट डिस्कस कर रहा हूँ, बता दूंगा, रुक जा, शीट डिस्कस कर लेने मेरे को। शीट के सर क्वेश्चन शीट का क्या? क्वेश्चन नंबर 25 में सर मोलरिटी तो उससे मिक्सचर की आ गई थी सर, फिर सर उससे सर नॉर्मलिटी कैसे निकाले सर, उसमें डाउट है। ये अभी नहीं करना ना, 25 मना करा है ना मैंने। ओके सर। 25 26 इनमें अभी रिएक्शन हो रही है, अभी बताऊंगा मैं। और सर 27 तो हो गया था, 27 कर सकते हो। 30 सर 28 वाला भी नहीं करना अभी, है ना सर? 25 तो करना था सर, 25 करना था। नहीं करना होगा बेटा, मतलब अब उसमें H2SO4 NaOH तुम्हें बोला ना कि रिएक्शन वाले क्वेश्चन अभी बताता हूँ, वो रिएक्शन वाले क्वेश्चन करना। देखते हैं, रुक जाओ। 30th क्या, फाइंड द मोलारिटी व्हेन 2 लीटर। इसमें क्या हुआ, मोल्स ऑफ H2SO4 क्या, शुगर कितने होंगे, पहले में 6, दूसरे में 7.5। सर इसमें भी शायद ऑप्शन शायद रॉन्ग है सर। तो ये देखते हैं, रुक जाओ। 6 और 7.5 और 7.5 है ना, तो yes, कितने हो गए? 13.5 बटे 10, तो 1.35 आ तो रहा है सर। पहले तो 5 है ना सर, क्यों 5 से डिवाइड करेंगे। 5 होता है, 5 से डिवाइड किया मैंने भी। अरे बोला तो सर है पहले तो 10 लीटर। नहीं सर, पहले तो सॉल्यूशन में 5 लीटर था ना, उसकी मोलरिटी फाइंड तो करी पहले। ठीक है, क्यों निकालना उसकी मोलारिटी? उसने क्या बोला कि इज डायलेट टू 10 लीटर, तेरे को मोल पता चल गए तो सीधा वॉल्यूम से डिवाइड करना। यही गलती करती थी सर, नहीं समझ में आया सर, मतलब सॉल्यूशन को डाइल्यूट कराना, सॉल्यूशन में 5 लीटर तो पहले से ही होगा सर। ठीक है, हाँ ठीक है। हाँ सर, जो मोल आ गए है ना, वो कितने आए थे? 13.5। अरे हाँ सर, हाँ सर, मोल तो नहीं बदलेंगे ना। अरे हाँ सर, दिमाग ही नहीं चला सर, क्या पता क्या हो रहा था। कोई बात नहीं, ठीक है, समझ सर आ गया। सर क्वेश्चन नंबर 6 में n/10 का मतलब क्या है? नॉर्मेलिटी 1/10 है। सर माफ करना सर, पर सर वापस से तो वो 13 मोलरिटी तो 13.5/5 आएगी ना सॉल्यूशन की। बाय 5 क्यों? पानी 10 लीटर ऐड करके 10 लीटर नहीं कर दिया वॉल्यूम उसका? नहीं, पहले वाले सॉल्यूशन की देखें तो पूछी ही नहीं है ना उसकी, आएगी जो आएगी, तो उसकी थोड़ी पूछी है, फाइनल मोलारिटी पूछी है। सर तो फाइनल में सर नहीं, अरे एक मिनट रुक जाओ सर, फाइनल उसमें वॉल्यूम अपने पास 15 लीटर रहेगा फाइनल में, नहीं वॉल्यूम रहेगा। टोटल इज डायलेट टू 10 लीटर बाय एडिंग वाटर।
क्या है क्वेश्चन हाँ की लैंग्वेज? सर वही सर है ना? 1 मिनट सर मैं जाता हूँ क्वेश्चन पे। फाइनल कौन सा है 30 वॉल्यूम वाला? 10 लीटर है। अच्छा फाइनल वॉल्यूम 10 लीटर है। फाइनल वॉल्यूम 10 लीटर है। Sugar sugar is mixed and then diluted 10 liter with water। अच्छा यही फाइनल वॉल्यूम 10 लीटर है। हाँ जब हो सकता है सर, वो मेरे को पता ही नहीं था, समझ में ही नहीं आ रहा है यहाँ से तो कि 10 लीटर है फाइनल देखो वॉल्यूम। सुनो सुनो सुनो, 10 होगा या 15 होगा, ठीक है? यस सर। अगर 5 लीटर सोल्यूशन है, इसमें 10 लीटर जोड़ोगे तो 15 लीटर हो जाएगा। हाँ और सर। अगर फाइनल हुआ 10 लीटर, तो ये 2 ऑप्शन है ना, तुम्हारे आंसर क्या क्या आएंगे? अगर 15 लीटर हुआ तो आंसर आएगा 13.5/15। यस सर। 10 लीटर हुआ तो 13.5/10। यस कितना सर। होता है 13.5/15? सर 0 पॉइंट समथिंग जाएगा, तो ये तो ऑप्शन में ही नहीं है। बस खत्म बात, ये आंसर आ गया। लो, अब तुम अगर इतनी स्मार्ट नहीं लिखोगे तो तुम्हारे नंबर कम आना है ऑब्वियसली, कि भाई ठीक है नहीं है लैंग्वेज क्लियर, पर ये लैंग्वेज मान के एक ऑप्शन था तो सही ना। हाँ सर ये तो था। मतलब मैं तुम्हें नहीं कन्विंस कर रहा कि उसमें लिखा है साफ साफ 10 लीटर, बट ठीक है दोनों करके देख लेते हैं। अच्छा ठीक है सर क्वेश्चन नंबर 6 बता दीजिए एक बार। नॉर्मेलिटी 1/10 होती है, n/10 का मतलब व्हाट इज द स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 टॉलरेंस डिसोल्यूशन रिएक्शन। नहीं करना बेटा 6 क्वेश्चन अभी, इसमें NaOH H2SO4 की रिएक्शन हो रही है। यस सर। मैंने मैसेज डाला था, नहीं देखा ग्रुप पे? सर और किसी को डाउट है कुछ? जो क्वेश्चंस मैंने मना करे थे उसके अलावा। सर उसमें तो सर 6 नहीं थे सर, 5 था उसमें। चल 6 भी है फिर, अब बता यस दिया, सर। ठीक है? यस सर। अरे ओवरऑल मैंने तुम्हें अभी रिएक्शन वाले क्वेश्चंस नहीं बताए ना, मैंने बताया था कि मैं रिएक्शंस नेक्स्ट बताऊंगा, ओपन कर लेते हैं। ठीक है, और किसी को डाउट है कुछ? क्वेश्चंस अदर देन जो मैंने मना करे थे, किसी को सर? डाउट है कुछ? हाँ सर ये जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 24 से बोर्ड पे लिखा है सर, इसमें वॉल्यूम से ml में निकाला है ना सर फाइनली? हाँ हाँ हाँ, ये अपन ने VML माना है ना ये। अच्छा यस सर। हो गया खत्म, किसी को डाउट तो नहीं है कुछ? यस सर कोई डाउट नहीं। बेटा श्रुति, आपने एक क्वेश्चन 15 बार किया क्योंकि ऑप्शन गलत देखे थे, तो अब आप कभी ऑप्शन गलत नहीं देखोगे, ध्यान से देखोगे, सही देखोगे, है ना? पर ऐसे बार क्वेश्चन से ज्यादा अब ऑप्शंस देखने पड़ेंगे। तो बेटा वो आप जैसे नए नए क्वेश्चंस करोगे, जितनी प्रैक्टिस शीट्स करोगे ना, धीरे धीरे आपको समझ आएगा, आदत में आ जाएगा। हाँ सर शुरू वही में सब चीज शुरू में होता है ये सब, ये चीजें शुरू में। हर प्रैक्टिस शीट सोल्व करते हैं ना तो सब क्वेश्चन हो जाते हैं, आधे 1 घंटे में हो जाते हैं, फिर 1 घंटे वो 1-2 ऑप्शन जिसमें गलत रहते हैं ना उनमें ही परेशान रहते हैं, और बाद में पता चलता है ऑप्शन ही गलत है। नहीं वो तो ठीक है, मतलब वो देखो ऐसा है, मैं एक्चुअली ना मेरे को इतने साल हो गए, पर मैं हमेशा ना इस तरह के क्वेश्चन जिसके ऑप्शन गलत हो ना, वो हमेशा नहीं हटाता। मतलब ऐसे नॉर्मली ऐसा है कि आंसर की के सारे ऑप्शन तो करेक्ट हो, हमेशा नहीं हटाता। इसलिए भी नहीं हटाता क्योंकि तुमने अपना टाइम स्पेंड करा ना, तुमने टाइम वेस्ट नहीं करा, समझ रहे हो? कि अगर तुम उसमें बार बार उसको कर रहे हो ना, तो तुम श्योर होते जा रहे हो कि तुम सही समझ रहे हो चीज, ठीक है? मतलब एक एक्सटेंट के बाद तो कभी टाइम वेस्ट भी हो जाता है, पर ये टाइम ना स्पेंड ही कहलाता है। मानो बात मेरी, तुम श्योर होते जा रहे हो ना, तो तुम्हारी क्लैरिटी बढ़ रही है, यार मैं सही सोच रहा था, तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा उससे कि अगर ऑप्शन गलत था और मुझे ऑप्शन गलत ही लग रहा था, तो कॉन्फिडेंस गेन करना चाहिए इससे, है ना? मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि हमेशा सारे ऑप्शन ही गलत दे दो, फिर तो बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, ये नहीं बात है। एक आध क्वेश्चन में आ जाता है, 1-2 क्वेश्चन में तो ओके चलता है, ठीक है ना? एग्जाम में जेई एडवांस, जेई मेंस के एग्जाम में गलती हो जाती है, ये तो वर्कशीट है ना? तो
चलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन में कर लेना करेक्शन, 11.25 एक ऑप्शन डाल दो जो भी करेक्ट ऑप्शन है उसका। और स्पेसिफिक ग्रेविटी डेंसिटी, हाँ स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डेंसिटी सेम होती है, सेम रिलेटिव डेंसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी डेंसिटी, इट इज रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड relative to water, density of a liquid relative to water, ठीक है, डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड रिलेटिव टू वाटर, पानी के कंपैरिजन में जो डेंसिटी है उसको स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, चलो एक चीज और आज पढ़ लेते हैं। एक तो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, एक तो वैसे तुमने स्ट्रेंथ तो निकाली, चलो फिर भी मैं एक दो कंसंट्रेशन टर्म्स और पढ़ा देता हूं। रिएक्शन वाला पार्ट, हाँ ठीक है आयुष, 1 बार इज 1 ATM, एग्जैक्टली नहीं अप्रोक्स, 1 बार इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 ATM, है ना, 1 ATM इज इक्वल टू 1.013 बार, तो अप्रोक्स तो बराबर है, अप्रोक्स तो बराबर है, हाँ दिस इज ट्रू, 0.987। और सर बार इक्वल कितना होता था ATM? डिवाइड कर ले, आता है डिवीजन, पढ़ा बचपन में, डिवाइड कर ले ना, 0.987 आएगा, पर डिवाइड करके निकाल लो क्या है उसमें, ठीक है। चलो लेट्स डिस्कस वन मोर कंसंट्रेशन टर्म। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म इज ppm या पार्ट्स पर मिलियन। क्वेश्चन नंबर 5 इस पे ही था, ppm या पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। ये ppm पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, तो देखो जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, अलग अलग टर्म्स का अलग अलग यूज होता है। अपन ने ऐसे डिस्कस तो नहीं करा कि मोलारिटी को कहाँ यूज करेंगे, मोलारिटी को कहाँ यूज करेंगे, बट ये जो ppm टर्म है, दिस इज वेरी कॉमनली यूज्ड इन एक्सप्रेसिंग हार्डनेस ऑफ वाटर। It is used in expressing hardness of water. हार्डनेस ऑफ वाटर मतलब कितना नमक है? एक तरह से जैसे अपन कैल्शियम और मैग्नीशियम का है सर हार्ड वाटर। हाँ कैल्शियम और मैग्नीशियम, जैसे अपन सुनो मेरी बात सुन लो, फिर तुम अपनी बोलना, मैं सबको मौका दूंगा। अपन जब आरओ में सर्विसिंग कराते हैं तो उसकी पानी की क्वालिटी चेक करने के लिए TDS मेजर करते हैं, है ना, TDS अगर सुना हो तो देयर इज टर्म कॉल्ड एज TDS। यस सर, यस सर। चेक करते हैं कि भाई पानी का TDS क्या है, तो दैट TDS इज टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स। पानी में जो भी सॉलिड चीजें हैं वो डिसॉल्व है कितनी, ठीक है। अब हार्डनेस जो पर्टिकुलर चीज है, ये अपन सारी चीजें हटाओ, केवल कैल्शियम और मैग्नीशियम के लिए देखते हैं कि अगर पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम है तो दैट इज कॉल्ड एज हार्ड वाटर, आयन के फॉर्म में हो या सॉल्ट के फॉर्म में, ठीक है, आयन के फॉर्म में प्रेजेंट हो या सॉल्ट के फॉर्म में, बट इफ देयर इज कैल्शियम और मैग्नीशियम दैट सैंपल ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज हार्ड वाटर। तो कैल्शियम मैग्नीशियम जैसे सी वाटर में बहुत सारा होता है ना, फ्रेश वाटर में कम होता है, तो उसमें फ्रेश वाटर में कैल्शियम मैग्नीशियम कम होता है तो उसको अपन सॉफ्ट वाटर बोलते हैं, है ना। और अगर ज्यादा होता है, सी वाटर में से ज्यादा होता है तो उसको हार्ड वाटर बोलते हैं। हार्ड वाटर क्यों बोलते हैं
क्यों? क्योंकि वाटर का, चलो बताओ यूज क्या होता है? तो वाटर बहुत टाइप के यूजेस में आता है, जैसे क्लीनिंग, ड्रिंकिंग। क्लीनिंग में सर फॉर्म नहीं बनता है। तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। इरिगेशन में काम आता है सर। सर पीने के लिए सर, करने में, सर नहाने के लिए सर, देखो नहाने में भी वैसे काम आता है। नहाने दो में नहाना से cleaning में आएगा, धोने धोना में। मतलब क्लीनिंग हो गया। हाँ, वन ऑफ द मेजर यूजेस साफ करना चीजों को, है ना, पानी का। तो अगर पानी से चीजें साफ नहीं हो रही, उनको साफ करना बहुत हार्ड है, तो उस पानी को हार्ड वाटर बोलेंगे। उस तरह से पहले उसको बोलना स्टार्ट करा होगा, यार ये तो साफ ही नहीं होता, ये तो बहुत हार्ड वाटर है, इस तरह से। और वो कॉमन टर्म होता है, पर यूज होते होते उसको टर्म बना देते हैं, ये हार्ड वाटर, ये सॉफ्ट वाटर, ठीक है, ऐसा। अब पीने में तो क्या हार्ड लगेगा, पत्थर थोड़ी है, पानी है, वो तो पी लो, है ना, पर खारा तो लगता ही है, बेकार तो लगता ही है। तो इसलिए उस सैंपल को अपन हार्ड वाटर बोलेंगे, और जिसमें वो कैल्शियम मैग्नीशियम नहीं होगा उसको अपन सॉफ्ट वाटर बोलेंगे, ठीक है। एग्जैक्टली हार्डनेस किस तरह से निकाली जाती है, ये अपन एट द एंड ऑफ चैप्टर पढ़ेंगे। हार्डनेस कैसे निकालते हैं, पीपीएम कैसे निकालते हैं, वो अभी पढ़ लो। जैसे कि केमिकल रिएक्शन जब सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं तो होती है, वो तुम्हें मैं लास्ट में चैप्टर के पढ़ाऊंगा, क्योंकि अभी केमिकल रिएक्शन पढ़ाना है। तो वो अपन ने सॉल्यूशन मिक्स करना पढ़ लिया, पर कुछ चीजें जो अपन स्टोइकियोमेट्री पढ़ के डिस्कस करेंगे। सेम ये हार्डनेस कैसे निकालना है चैप्टर के लास्ट में बताऊंगा। अभी पीपीएम कैसे निकालना है वो पढ़ लो, ठीक है। देखो, पीपीएम होता है पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन का मतलब होता है 10 की पावर 6। मिलियन का मतलब होता है 10 की पावर 6। तो देखो, जो परसेंटेज होता है, परसेंटेज पता है सबको? यस सर। तो परसेंटेज होता है पार्ट्स पर 100, पार्ट्स पर 100, ठीक है। तो अगर परसेंटेज पार्ट्स पर 100 है और ये पार्ट्स पर मिलियन है, हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं? मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाई बाय 100 जिसका परसेंटेज निकालना है वो, जिसका परसेंट निकालना है वो, डिवाइडेड बाय टोटल, और इनटू क्या करते हैं? 100, है ना। अच्छा, 100 से क्यों मल्टीप्लाई करते हो? क्योंकि परसेंटेज होता है परसेंट 100 में निकालना है, परसेंट 100 में निकालना है, परसेंटेज होता है पार्ट्स बाय 100। तो व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ पीपीएम? सॉल्यूट जो भी पार्ट है सब्सटेंस अपॉन टोलर। हाँ, सबने सही बोला, मतलब मेरी स्किल देखो, मैं सबका सुन लिया, सब सही बोल रहा हूँ। तुमने बहुत बशर मचाने की कोशिश करी, पर मुझे सब समझ आ गया। हाँ, तुम लोगों ने सुना नहीं है क्या ये शब्द बशड़? सुना है सर, थोड़ा ज्यादा ही सुना है। तो बशड़ करो, बशड़ नहीं। मुझे याद आ गया, हमारे कॉलेज में, आईआईटी में, दिल्ली में सब बहुत चलता है ये वर्ड। हाँ, बहुत चलता है। वहाँ पे एक मेरा दोस्त था, दोस्त नहीं एक्चुअली 1 साल सीनियर था, मतलब दोस्त जैसे ही था वो। वहाँ पे एक शिवालिक हॉस्टल है आईआईटी दिल्ली में, उसमें था वो। तो उसका नाम ही बसड़ था। सुबह से ऐसे ही काम करता हूँ। हाँ, मतलब इमेजिन करो कि मुझे, क्योंकि वो सीनियर था, बैचमेट भी नहीं था इसलिए, पर वो उसका नाम बसड़ इतना पॉपुलर था कि मुझे आज तक उसका असली नाम नहीं पता। बसड़ भैया। हाँ, मतलब कि सर बसड़ आज तक उसका असली नाम अभी भी नहीं पता। जैसे अगर मतलब जैसे कभी कनेक्ट करना भी हो ना, तो लोगों से उसी नाम से पूछना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता, बहुत सारे लोगों को उसका असली नाम नहीं पता होगा। अरे कॉलेज में सब निकनेम ही चलता है ना? कॉलेज में निकनेम हाँ बहुत कॉमनली चलते हैं, मतलब बहुत। हॉस्टल में भी सर, हॉस्टल में भी। फेसबुक पे बसड़ भी सर्च नहीं कर सकते। हाँ, मैं बसड़ सर्च नहीं पता नहीं, मतलब ऐसे लोग पहले कॉलेज में ऐसा होता था कि यार, जैसे जब तुम, अब तो खैर फेसबुक अब तो बहुत कॉमन चीज हो गई। हमारे टाइम पे तो फेसबुक नया था, मतलब मैं जब कॉलेज में गया था तब फेसबुक नहीं था, और धीरे धीरे ऑर्कुट होगा सर, ऑर्कुट। हाँ, तो ऑर्कुट था, पर फिर वो गया और फिर फेसबुक आया था। तो ऐसा होता था कि अब लोग ऑब्वियसली तुमको फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने के लिए सर्च कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। तो ऐसा करने के लिए अब लोग ने, नाम तो बसड़ है,
और असली नाम पता नहीं किसी को, तो कोई ढूंढेगा कैसे? तो लोग नाम लिख के रखते थे, अपना नाम लिखेंगे और ब्रैकेट में बसड़। तो बसड़ सर हमारे हॉस्टल में एक झाड़ू था। झाड़ू। झाड़ू। हाँ, ऐसे नाम होते हैं मेरे हॉस्टल में तो ऑलमोस्ट काफी सारे लोगों के नाम थे। हमारे यहाँ भी सर। सर आपका निकनेम क्या था? मेरा नहीं पढ़ा, मतलब ऐसा है कि पढ़ जाए तो पढ़ जाए, शुरू की बात होती है, 1-2 महीने में पढ़ जाता है, फिर इतना नहीं रहता। बट फिर वो ऐसा है कि एक बार नाम पढ़ जाता है तो बस फिर वो शायद जिंदगी भर रहता है। सर बच्चे भी झाड़ू भैया बोलते हैं, कोई नहीं बदल सकता। हो जाते हैं। तो प्रोफेसर भी उसी नाम से जानते होंगे। प्रोफेसर से तो खैर नाता रहता नहीं कॉलेज जाके, प्रोफेसर से तो थोड़ा बहुत ही काम पड़ता है, इतना नहीं पड़ता। कुछ लोगों का पड़ता भी है वैसे। चलो खैर, अपन क्या बात कर रहे थे? अपन ये पीपीएम निकाल रहे थे, फॉर्मूला निकाल रहे थे सर। फॉर्मूला निकाल रहे थे। तो देखो फॉर्मूला ऐसा है कि अपन ने पार्ट्स बाय 100 को परसेंटेज बोला है ना, परसेंटेज बोला, और ये है पीपीएम। तो ये पीपीएम क्या है? पार्ट्स पर मिलियन। तो परसेंटेज के फॉर्मूले में जो 100 से मल्टीप्लाई करते हो उसकी जगह इसको 10 की पावर 6 से कर दो। तो व्हाट इज पीपीएम? पीपीएम क्या हो जाएगा? वेट ऑफ सल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 6। बस खत्म। कितना का कॉन्सेप्ट है? पीपीएम इज पार्ट्स पर मिलियन। तो जो सल्यूट का वेट है वो अपॉन जो सॉल्यूशन का वेट है वो इनटू 10 की पावर 6। ठीक, और आंसर आ गया 0.02%। हाँ 0.02%। अच्छा पीपीएम दे रखी है क्या? हाँ, तो रिवर्स कैलकुलेशन करोगे तो इसका उल्टा कर लो तो पीपीएम से परसेंटेज भी आ जाएगा ना। अब सर, अगर अपन इसमें देखें, हाँ सर इसको मतलब, हाँ सर बोलिए, मैं तो ऐसे ही डाउट था और कुछ। नेक्स्ट जैसे अगर मान लो पार्ट्स पर मिलियन के बाद कोई बोले नहीं ये तो ठीक है, समझ आ गया, व्हाट इज पार्ट्स पर बिलियन? तो भाई 10 की पावर 9 2 की पावर 9 भी बोल दो, ये होता है 10 की पावर 9। तो वेट ऑफ सल्यूट और वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 9 है ना। फिर वो बोले कि नहीं ये भी नहीं। अब आप पैटर्न बना ही रहे हो तो चलो ये और बताओ, व्हाट इज पार्ट्स पर ट्रिलियन है ना। तो ये पीपी हो जाएगा 10 की पावर 12। हाँ, तो अब तुमको आइडिया लग गया होगा तो फॉर्मूला खुद बना लो। ऐसे तो अपन बनाते ही रहेंगे फॉर्मूला, है ना। अब होता क्या है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे पार्ट्स पर मिलियन में अगर तुम देखो तो 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करने पर पीपीएम जब अपन निकाले 10 की पावर 6 मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। तो मतलब ये जो चीज है नीचे, जो चीज अगर तुम इसको इस तरह से एनालाइज करो, देखो समझना कि ये लिखा है WB इंटू 10 की पावर 6 अपॉन WL, और मान लो ये वैल्यू 1 2 300 भी आए तो ये दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद इसके कंपेरेबल हैं। जैसे मान लो पीपीएम 1 आया, पीपीएम 1 का मतलब क्या है कि जो वेट ऑफ सल्यूट है वो किसके बराबर है? वेट ऑफ सॉल्यूशन है वो वेट ऑफ सल्यूट इंटू 10 की पावर 6 के बराबर है। मतलब वेट ऑफ सल्यूट तो बहुत कम होगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? यस सर। अगर मान लो 1 आई वैल्यू तो ये वेट ऑफ सल्यूट तो बहुत ही कम होगा। अब अगर ये बहुत ही कम है तो ये ऐसी जगह लगाया जाता है जहां पर सॉल्यूशन में सॉल्यूट बहुत ही कम हो, नाम मात्र हो। अब जैसे पानी है तो हार्ड वाटर सैंपल भी लोगे ना तो दिखता तो वो क्लियर ही है, उसमें सॉल्यूट इतना कम होता है उसका वेट नेग्लिजिबल ही है। तो जितना वेट उसका कम होगा उतनी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मान लो कि पीपीएम जो है वो अपन ने निकाला, पर मान लो कि वो जो सॉल्यूट है उसका मास और कम है, बहुत ही कम है, तो अपन पीपीबी यूज कर लेंगे, और ही कम है तो पीपीटी यूज कर लेंगे। तो ये सब ऐसे आ जाएगा जब सॉल्यूट का मास उस सॉल्यूशन में कम होता जाएगा, बहुत कम होता जाएगा। नेग्लिजिबल है तो और बड़ी यूनिट, तो इसलिए अपन ये नई यूनिट बनाते। कोई बोले कि पीपीटी तो प्रेसिपिटेट के लिए भी यूज होता है ना? ठीक है, पर इस लॉजिक से पीपीटी पार्ट्स पर ट्रिलियन दोनों जगह यूज कर सकते हो। अब देखो बोले कोई कि जरूरत क्या है यार, 10 की बार 6 कर दिया, 100 कर देते तो परसेंटेज आ रहा था, बढ़िया चल रहा था, तो चल तो रहा था बढ़िया,
पर जो ppm की वैल्यू है, ठीक है, जो ppm की वैल्यू है उसको 10,000 से डिवाइड करते हो तो परसेंटेज आता है। तो किसी चीज का परसेंटेज अगर 1 है, किसी चीज का अगर परसेंटेज 1 है तो ppm होगा 10,000। उल्टा अगर किसी चीज में मान लो मैंने बोला कि हार्डनेस ऑफ वाटर कितनी है 1 ppm, तो परसेंटेज आएगा 0.0001, विच इज बहुत कम। बात समझ आ रही है कि ऐसा नहीं है अपन लिख नहीं सकते, लिख तो सकते हैं पर फिर वही है कि जितनी डेसिमल लगा उतनी प्रॉब्लम। तो अपन ऐसी नई नई यूनिट बना लेते हैं, ppm बना ली, ppb बना ली, ppt बना ली। इतना सब ना भी पता तो चलता है कि मैं तो फॉर्मूला काम का है, उसको निकाल के देख लो, है ना, वो एग्जाम्पल 5 कर लेना। अभी तो यही जरूरत है, फिर मैं चैप्टर के एंड में तुमको हार्डनेस निकालना बताऊंगा वाटर की, उसमें भी फर्दर यूजेस इसको और यूज करेंगे। अभी इस पे अपन ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे, ये तुम्हारा वो जो क्वेश्चन है इससे हो जाएगा, ठीक है सर। और इससे पोल्यूशन कैसे निकालते हैं सर? पोल्यूशन में फिर वही कि अब जैसे हवा है, अब हवा में जो पार्टिकुलेट मैटर है, जैसे SO2 पार्टिकल हो गए या फिर मीथेन तो चलो खैर नहीं होती इतनी, लाइक जो भी पार्टिकल मैटर है वो हवा में बहुत कम है। अब तुमको जैसे पॉल्यूशन है दिख तो फिर भी चलो जाता है, पर नॉर्मली तो अपन मतलब एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग देख पा रहे हैं ना, बीच में हवा है और पार्टिकल भी है, क्योंकि इतने कम है वो, बहुत कम है, इसलिए अपन इस तरह की यूनिट यूज करते हैं। ppm जो है आजकल तो पॉल्यूशन में ज्यादा सुनने में आता है, तो इसलिए कि भाई तुमने एक सैंपल 1 लीटर हवा बंद करी डब्बे में और उसमें देख लिया कि कितना SO2 था, ppm निकाल दिया, इसी से निकालते हैं। यस सर। ना ये वही सेम ही चीज है ना। और हार्डनेस ऑफ वाटर में ये बहुत कॉमनली यूज होता है, बट वो उसमें पूरा कॉन्सेप्ट है, उसमें थोड़ा सा स्टोइशियोमेट्री की नॉलेज भी लगती है। सो विल डिस्कस इट आफ्टर स्टोइशियोमेट्री, जो पढ़ लेंगे फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है, राइट। सर स्टोइशियोमेट्री में बैलेंस्ड इक्वेशंस के रिजल्ट के साथ कुछ करते हैं? हाँ हाँ कुछ डिस्कस है, वो करेंगे अपन तो सर हाँ एनसीईआरटी में लिखा था। हाँ पर नहीं है वो तो अपन को अभी इससे मतलब नहीं है, अभी डिस्कस करेंगे तो अभी ढंग से समझ नहीं आएगा, बस प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे। एक कंसंट्रेशन टर्म और पढ़ लो। स्टोइशियोमेट्री पूरा मतलब क्या बोल रहा है, टॉप चैप्टर है क्या? मोल कॉन्सेप्ट, मोल्स का एनालिसिस है, वो तो इस चैप्टर का पार्ट है। स्ट्रेंथ जो स्ट्रेंथ यूनिट या कंसंट्रेशन टर्म है कभी कभी यूज हो जाती है, जैसे क्वेश्चन में यूज हो गई स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ क्या होती है? सिमिलर टू मोलारिटी। मोलारिटी क्या होती थी? मोलारिटी क्या होती थी? So weight of solute by weight solute upon solution in liter. Moles of solute. Moles of solute in moles of solution. वो weight of solution. Volume of solution. 1 liter of solution. concentration term Solute in 1 liter of solution. Solution. Right? तो स्ट्रेंथ क्या होती है? स्ट्रेंथ होती है ग्राम्स या वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स इन 1 लीटर सोल्यूशन। ये स्ट्रेंथ होती है। 1 लीटर सोल्यूशन में जो सोल्यूट का वेट है वो स्ट्रेंथ होती है ना। तो अगर अपन को स्ट्रेंथ निकालना है, इट इज WB अपॉन VL इन लीटर, एंड ये ग्राम पर लीटर में आएगी। स्ट्रेंथ इज वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, ग्राम पर लीटर में आपकी ये वैल्यू आ जाए, ठीक है। ये स्ट्रेंथ हो गई, एक और तरह की कंसंट्रेशन टर्म, राइट। चलो यस सर। ओके आज सर ने कुछ बताया था क्या अबाउट क्लास, मतलब जो तुम्हारी ओरिएंटे मतलब एक नए बैच के बारे में कुछ बताया था क्या? नो सर। आया था कल, क्या कहते हैं 12 तारीख से नया बैच हो रहा है चालू। यस सर, एलन वो आया सर, था। वो मैसेज आया था, बाकी सर ने ऐसा कुछ नहीं बताया, मैसेज था। सर नहीं आया था मेरे को मैसेज। सर क्या है बता दो। मेरे को भी नहीं आया। सर आप बता दीजिए। यस सर आप बता दीजिए। अरे कुछ नहीं है, ऐसा है कि एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है 12 तारीख से 7/1।
तो अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने अभी बहुत ही रिसेंटली ज्वाइन किया है अभी। चाहे तो उसमें ज्वाइन कर सकता है ऐसा। तो और भी लेट खत्म होगा। एक नहीं कोर्स साथ में खत्म होगा, कोर्स तो साथ में खत्म होगा, उसकी टेंशन नहीं है। सर पढ़ाएगा कौन उसमें, दूसरे टीचर? उसमें अभी एक चैप्टर तो दूसरे टीचर्स पढ़ाएंगे शायद, बट इवेंचुअली फिर मतलब केमिस्ट्री तो मैं ही पढ़ाऊंगा, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है अगर अभी तक नहीं बताया तो फिर इन्फॉर्मेशन तुमको आ जाएगी। सर शायद ऐसा ही होगा ना कि 2-2 बैच चलेगी, एक सुबह की एक इवनिंग की, ऐसा कुछ होगा ना? डिपेंड करता है, अगर इसमें स्ट्रेंथ बहुत बढ़ेगी और अगर बच्चों को सुबह पढ़ना होगा तो अलग अलग हो जाएगी, बट अभी तो ये जो बैच है शाम को ही चलना है। चलो हाँ एनीवेज, अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है तो आ जाएगी इन्फॉर्मेशन। तो सर आप फिजिकल और ऑर्गेनिक पढ़ाते हो? मैं वैसे तो तीनों ही पढ़ाता हूँ, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल सब। सर आप सब तीनों टीचर हमको 12th में भी आप ही पढ़ाओगे ना? यार अभी पता नहीं, अनसर्टेन है बहुत, मतलब अभी क्या सिचुएशन बनती है उस पर डिपेंड करता है ना, अभी कह नहीं सकते एक्चुअली। तुम सर स्ट्रेंथ में सर वॉल्यूम, सर स्ट्रेंथ में वॉल्यूम लीटर में लेना है? ठीक है, ये इन लीटर लिखा है ना, इन लीटर। सर अभी तक कितने बैच बन गए सर? 62 नहीं है। कितने? 62? नहीं 62 तो नहीं होंगे, हर फेज में ऐसे 10-10 नहीं होते, तो होंगे यार 15-20 टाइप्स बैच होने चाहिए। क्योंकि जो मेरा दोस्त है वो विजयनगर वाला है, उसका 51 बैच। नहीं एक हर पेज में एक बैच तो है ही, 5-1, 4-1, 3-1। हाँ सर, मैं 5-1 में था और 5-1 से मैंने 6-1 में शिफ्ट करा था। तो 6-1 में तो तेरा टाइम मतलब वो 5-1 में लेट ज्वाइन करा होगा ना? सर मैं लेट, जैसे आप अभी बोल रहे वैसा ही मैं लेट ज्वाइन करा था, तो फिर अब 6-1। यस सर, मैंने भी 5-1 में लेट ज्वाइन किया था सर। देखो एक्चुअली 11th में अपन को ना कब सिलेबस खत्म होगा, कितना जल्दी वो होगा, उसमें दिमाग लगाना नहीं चाहिए। 11th में यू हैव टाइम, तुम्हारे पास अच्छे से टाइम होता है, मतलब कुछ भी कंडीशन बने पर 12th क्लास की सिलेबस स्टार्ट होने से पहले तुम आराम से मतलब कर लोगे सिलेबस कंप्लीट। तो 11 में इतना नहीं फर्क पड़ता एक्चुअली में भी, है ना। तो 11 में फालतू चीज में दिमाग नहीं लगाना। और 12th में ऐसा है कि अगर अपन अप्रैल में भी स्टार्ट करते हैं पढ़ना, यानी जो बैच स्टार्ट होता है नॉर्मल अप्रैल में, तो भी सितंबर अक्टूबर तक तो वैसे ही सिलेबस खत्म हो जाता है। तो मतलब जब तुम्हें एग्जाम देना है तुम अक्टूबर नवंबर, मैक्स टू मैक्स नवंबर तक सिलेबस हर हाल में पूरा पढ़ लोगे 11th-12th का। तो मतलब अपन को उससे ही है ना, अपन को उससे क्या फर्क पड़ रहा है कि अपन 11th का सिलेबस कम खत्म करते। और फिर दूसरी चीज कि जिन्होंने फर्स्ट फेज में ज्वाइन करा था, है ना, जिन्होंने फर्स्ट फेज में ज्वाइन करा था वो अभी लास्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, है ना, फिजिकल केमिस्ट्री का। उनकी ऑर्गेनिक तो है बाकी, बट फिजिकल का वो लास्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो देख लो, अगर पहले ज्वाइन करते तो खत्म हो जाता है सिलेबस, बट मेरे हिसाब से 11th क्लास में इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत टाइम है, तुम आराम से सिलेबस कंप्लीट कर लोगे। सब चीजें अपन आराम से एक एक करके पढ़ेंगे तो भी आराम से खत्म हो जाएगा। सर मैं TNR 15 में था सर। 1-5 में? यस सर। हाँ तो ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ क्यों आ गया बीच में? सर वो नहीं सर, स्टार्ट हुई थी सर जब पता नहीं था सर, वो मतलब फोन नंबर सर फ्रेंड का दिया हुआ था सर, उसने 1 मंथ के बाद सर इन्फॉर्म किया। अच्छा, तो 1 महीना निकल गया उसको? यस सर। और उसके बाद सर लॉकडाउन था तो सर हम गांव पे थे, तो वहाँ पे नेटवर्क वगैरह कुछ भी नहीं मिलता है। अब आ गया इंदौर? इंदौर में नहीं सर, ये तो पास में सर, मैं चाचा के हूँ। अच्छा, कहाँ पे? इंदौर में कहाँ है? नहीं इंदौर में नहीं सर, खालवा में। सर इधर खंडवा से इधर है। ठीक है ना, तो कोई 11th में बता रहा हूँ ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबका सिलेबस आराम से कंफर्टेबली कंप्लीट होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर इसमें भी A1 A2 वाले बैच होते हैं जो टेस्ट में अरेंज होते हैं? तो हाँ, बट बेटा एक्चुअली होता क्या है ना कि जैसे आपने 6th फेज में ज्वाइन करा, आपका बैच TNR 6-1 है। अब क्या है कि 6-1 में अगर 85 बच्चे हैं या अपन 60 ही बच्चे हैं,
तो फिर अपन शफल होके कहाँ जाएं बताओ। अगर 2 बैच हो तो शफलिंग करें, तो 12th में शफलिंग होती है और 12th में खूब होती है शफलिंग। 12th क्लास में क्या है, बच्चों काफी सारे बच्चे होते हैं ना, तो फिर उसमें आपके टेस्ट की हर बार रैंक आती है, हर बार शफलिंग हो जाती है। 11th में शफलिंग होना पॉसिबल नहीं होती। मतलब हर बार टीचर बदल जाते हैं? नहीं, टीचर नहीं बदलते, टीचर तो वही पढ़ाते हैं, पर तुम्हारा बैच बदलेगा। और एट टाइम्स टीचर भी बदल जाते हैं, है ना, वो थोड़ा सा उस चीज का इफेक्ट तो पड़ता है ना, नहीं तो पढ़ोगे क्यों। अगर सब जगह सब चीज माल एक सही मिलेगा तो पढ़ने का एक इंसेंटिव भी तो कम होता है। या ऐसे बोल लो कि अगर अच्छे बैच में रहना है तो पढ़ना पड़ता है, तो इसलिए पढ़ना। सर 12th में तो एक ही बैच होती है ना, अप्रैल में तो चालू होती है। नहीं, 12th में ज्यादा मल्टीपल बैचेस होते हैं एक्चुअली। फिर उसमें बहुत सारे फैक्टर आ जाते हैं। अपने आइलैंड में क्या है, सेंटर्स भी 7 हैं, तो अब तुम किस सेंटर पे हो, वहाँ कितने बैच हैं। मैं नॉर्मली विजयनगर सेंटर पे क्लासेस लेता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। वैसे तो सब जगह ही ले लेता हूँ, बट विजयनगर पे लेता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। तो विजयनगर पे ही जैसे एंथुज में अपन 12th में 2 बैच तो बनते ही बनते हैं। इक्का वाला ना, इक्का। हाँ, सीकर के पास जो है। सर एक बैच की स्ट्रेंथ कितनी होती है? बेटा बहुत वेरी करती है यार, जैसे कोई फिक्स नंबर नहीं, नहीं इतनी ज्यादा नहीं। इतनी ज्यादा तो होती है तो फिर अपन बैचेस ही ज्यादा कर देते हैं ना, इतनी ज्यादा नहीं। 50, 60, कभी 40, कभी 30 ऐसा। सर अपनी कोचिंग खुलने का कुछ है क्या, क्योंकि खंडवा और सब जगह तो सर स्कूल्स भी खुल गए हैं, प्राइवेट स्कूल्स भी बहुत सारे। यस सर, इधर भी खुल गए सर, हमारे इधर भी खुल गए सर। मेरे इंदौर स्कूल देखो बेटा, स्कूल में क्या है, अपना कोचिंग में थोड़ा सा सीन रहता है अलग, स्कूल से थोड़ा बदल जाता है। क्या है कि स्कूल में थोड़ा सा ये भी है कि अब जैसे तुम्हारा स्कूल है जैसे, तो वो तो तुम्हारे होम टाउन में था अब तक। स्कूल नॉर्मली, अब कुल मिला के मेरा कहने का मतलब है कि बच्चे कोचिंग करने बाहर से आते हैं, तो केवल तुम्हारे को पढ़ाना एक इकलौती चीज नहीं है जो तुम्हें करना है, तुम्हें आके रहना भी है। तो अभी उसमें भी प्रॉब्लम है, समझ लो कि अगर मैं कल से कोचिंग खोल दूं तो सारे लोग एकदम से आ थोड़ी पाएंगे, वो भी तो अपने आप में एक परेशानी है ना। तो इसलिए कोचिंग में थोड़ा सा और टाइम भी लग सकता है। तो ठीक है, ऐसे भी अपना सही तो चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है। मतलब कितना टाइम तो फिर भी 1 मंथ में खुल जाएगी क्या कोचिंग? बेटा कोई गारंटी नहीं, मुझे अगर पता होता, मुझे जैसे पता चलता मैं तुम्हें तुरंत बता दूंगा, पर मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता। सर ऑफलाइन भी आप ही पढ़ाओगे ना सर? हाँ, मतलब अब देखो मैं विजयनगर में पढ़ाता हूँ, ऐसा है। ठीक है, तो इफ यू आर इन विजयनगर कैंपस तो मैं ही पढ़ाऊंगा, और अगर तुम किसी और कैंपस पे हो तो। और सर इसका बैच का टाइम भी इवनिंग में हो जाएगा क्या, ऑफलाइन में आएंगे तो, कि मॉर्निंग रहेगा? इवनिंग ही तो है तुम्हारा टाइम, इवनिंग ही रहेगा, इवनिंग ही रहेगा, इवनिंग ही तो होता है टाइम। तो जो नया बैच चालू है उसका टाइमिंग क्या है, सुबह है कि इवनिंग? शाम को ही है, शाम को ही है। आज शायद जेएस सर ने उसमें क्लास ली थी तो शाम को ही ली थी, क्योंकि उनको क्लास चेंज करना थी। तो साउथ तुकोगंज में तो नहीं होगा बेटा, आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हो ना, तो साउथ तुकोगंज में कोई भी आईआईटी वाला बैच नहीं होता सर। वो हमारे वहाँ पे नीट वाले है ना सर साउथ तुकोगंज में? हाँ, वहाँ तो नीट के बैचेस ही होते हैं। नहीं सर, हमने एडमिशन करवाया। यस सर हमने एडमिशन वहीं पर करवाया। उन्होंने वहाँ पे बोला था सर। का मेन सेंटर जो है वो साउथ तुकोगंज है, जो मेन जहाँ एडमिशन होते हैं वो वही होते हैं। हार्ड कॉपी लेने सर पलासिया जाना पड़ा था सर, हार्ड कॉपी। मोस्टली आईआईटी जो बैचेस हैं वो पलासिया में लगते हैं और विजयनगर में लगते मतलब हैं। कोई सी बैच मॉर्निंग में चालू होगी नहीं? बेटा अब यार इतनी ज्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन मुझे है नहीं। मेरा सेंटर वहीं था सर, पलासिया पे। तो वही बोल रहा हूँ मैं, मोस्टली जो बैचेस हैं वो आईआईटी वाले तो नहीं लगते साउथ तुकपुर में, पलासिया में ही लगते हैं। सर आईआईटी का मेन सेंटर कौन सा है इंदौर में? क्या, कौन सा बोल रहा है सर? आईआईटी का मेन सेंटर कौन सा है इंदौर में? ऐसे मेन कुछ नहीं है, पर क्लासेस मतलब पलासिया, रविंद्र नगर और विजयनगर, फूटी कोटी यहाँ लगती हैं। तो अब मेन तो क्या सेंटर, सब सेंटर सब जगह हो रही है क्लास। सर सर हमारी जो प्रोफाइल बनी हुई है ना एलन इन्फो पे, उसमें सर साउथ तुकोगंज ही दिया हुआ है सेंटर।
बेटा अभी वो सब क्योंकि सबकी क्लासेस ऑनलाइन है ना, तो सब मतलब mix साउथ कर दिए। टोकुगंज है। हाँ अभी सब अच्छा, साउथ ऐसा। टोकुगंज है। हाँ यस सर। इंदौर में कहाँ पर? इंदौर में मैं ओल्ड पलाशिया में। सर पलाशिया। आपने कहा था कि तो आप पराठिया से विजयनगर क्यों जाते हो? सर आपने कहा था कि आप कोई 1 मिनट, ओजस्विनी को बोलने दो 1 मिनट। अश्विनी को, सॉरी अश्विनी को बोलो। ये हम्म तो एक्चुअली हमारे एरिया में मिलती नहीं है, रिलेटिव तो वो लेकर क्या आ जाएंगे। मैं इसलिए पूछ रहे थे, रुक आप जा बता फिर दीजिए। से बोल। मैंने कहा था कि आपने कहा था कि मैं थोड़े दिन बाद कोई बुक बताऊंगा करके। अभी रुक जाओ बेटा, अभी Practice मैं तुमको questions बुक के लिए। बताऊंगा ना तो तुम उसके पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। मुझे स्टोशियोमेट्री पढ़ा देने दो और फिर मैं बुक बता दूंगा और मैं उसकी सॉफ्ट कॉपी भी दे दूंगा आपको। सर ऑर्डर कर लेंगे जब तक आ जाएगी सर, 2-4 दिन तो लग जाएंगे आने में। हाँ यस सर। 2 बुक्स अपन करते हैं, एन अवस्थी करते हैं एक तो, ये सर है यूज ना? नहीं कर, बस मंगा लेंगे। है ना, एन अवस्थी करते हैं एक तो, और एक नीरज कुमार। ठीक है, अब नीरज कुमार जो बुक है ना, तो नीरज कुमार की एक पर्टिकुलर कॉपी में करता हूँ जो कि ऑनलाइन नहीं मिलती है। ऑनलाइन वाली भी वैसे ठीक है, हाँ तो यू कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर दैट। तो एनसीईआरटी तो बोलने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी इज लाइक बाय डिफॉल्ट, वो तो करना ही है ना। यस सर। बट उसके अलावा एन अवस्थी और नीरज कुमार, ठीक है। सर इंदौर में मिल जाएगी वो नीरज कुमार की जो कॉपी आप हाँ करते हो? हाँ वो कहाँ, पर कोई बेटा सी? वो वैसे ना जैसे अपना कौन सा भार्गव वाला है, भार्गव बुक डिपो वाला है पलाशिया पे, और विजयनगर में भी उसकी वो लगाता था, अपनी उसकी वैन आती थी, तो वो तो रखता था देखो कॉपी। अब देखो एक्चुअली क्या है, वो जो कॉपी है ना वो तो रखता था, पर जो अभी नीरज कुमार आती है वो भी अच्छी है, और उसमें भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ऑलमोस्ट सारे वही के वही क्वेश्चन है, तो तुम वो भी परचेज कर सकते हो। बट मैं ये सजेस्ट करूंगा कि दोनों लेने की बजाय पहले नीरज कुमार की बजाय एन अवस्थी लेना, ठीक है। पहले एन अवस्थी लेना क्योंकि वो मोर रिलेवेंट है अभी, और जब वो हो जाए एक आध चैप्टर और तुम्हें लगे और प्रैक्टिस करना है तो नीरज कुमार पे जा सकते हो। सर सिर्फ ये फिजिकल केमिस्ट्री के लिए है ना? हाँ फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, उसमें फिजिकल ही है, और अभी इन एनी केस सॉल्व नहीं करना है। सॉल्व अपन इसको करेंगे स्टोशियोमेट्री पढ़ने के बाद, क्योंकि तुम अभी उसके हार्डली 5-6 क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये जो अपन कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं ना, ये सारे क्वेश्चन में यूज तो होते हैं, पर जरूरी नहीं कि एक ही कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन हो। तो अपन ने अभी कम कॉन्सेप्ट पढ़े, अपन उनको मिला नहीं पाएंगे, तो थोड़ा दिन वेट कर लो। अगर मंगाना है, अरेंज करना है, कर लो, इवेंचुअली तो काम आएगी, है ना। यस सर। एन अवस्थी सर है ना? हाँ एन अवस्थी फिजिकल केमिस्ट्री की ही आती है वो। उसमें आईआईटी वाली लेना, नीट वाली भी आती है, तो अपन को आईआईटी वाली लेना है। तो मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं ना? वो बेटा देख ले अगर मिल जाए तो, मतलब आई एम नॉट श्योर, मतलब सॉफ्ट कॉपी मिलेगी। हाँ कि मेरे नहीं, पास मतलब सॉफ्ट कॉपी है। हाँ तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर। अरे सेंड कर देना ना, है तो। हाँ मैं डालूंगा, पर फिर देखो मैं तो तभी दूंगा जब तुमको सॉल्व करना स्टार्ट करना है। मेरे पास सॉफ्ट कॉपी है, बट मैं सर आप तब भेज शेयर देना करूंगा सर जब भी हमको सॉल्व करनी रहेगी। हाँ मैं शेयर यस सर, आप सेंड कर देना। किसी को हार्ड कॉपी लेना है, अरेंज करना है, कर लो, बट मैं सॉफ्ट कॉपी शेयर कर दूंगा जब अपन को सॉल्व करना है, राइट। ओके सर अब लीव कर सकते हैं? क्या बोल रहे हो? लीव कर सकते हैं सर? हाँ लीव कर सकते हैं, मैं भी लीव कर रहा हूँ, हो गया अपना, डन फॉर द डे। बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर। सर थैंक यू सर। सर पुराने असाइनमेंट्स में सर जो डाउट है सर वो थोड़े पूछ सकते हैं क्या सर अभी? तुम लोगों को ई सॉल्यूशन ऐप मिल गई है क्या? यस सर मिल गई है सर। हाँ तो सर उसमें कैसे डाउट पूछेंगे सर, समझ में नहीं आ रहा था सर। कैसे लिख के सर मैंने 2-3 पूछे थे सर, आ गए सॉल्यूशन। सर सिर्फ सॉल्यूशन आते लिखे हुए हैं। यस सर। तो सर सॉल्यूशन आप ही देते हो या और कोई? नहीं और कोई देता है सर। अभी शायद कोई और सर होंगे उसमें एडिट, कुछ ऐसा आ रहा है? कौन से सर विपिन हैं? सर है। हाँ यस सर, नाम लिखा रहा है सर। हाँ 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 नाम लिखा है।
जो भी सर है वो आपके डाउट बता देंगे, क्योंकि अब थोड़ा सिस्टम ऐसा है कि उसी में पूछना है, पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें पूछ लो। तो वो सर आप सर जो बोल रहे थे सर, वो नीरज कुमार वाली बुक से कौन सी बोल रहे थे सर आप? नीरज कुमार राइटर का नाम है, बुक तो उसके इस नाम जाती मुझे भी नहीं होता, नीरज कुमार नाम से ही चलती है। नहीं सर, आप एक बताए थे सर, मतलब यहाँ पे कुछ बोल रहे थे। वो बेटा ऐसा है, वो नीरज कुमार की पुरानी कॉपी है जिसकी जेरोक्स चलती है। हाँ, लीव कर सकते हो जिसको लीव करना है। तो नीरज सर कुमार की जेरोक्स कॉपी पुरानी चलती है, वो अभी मुश्किल है तुम अरेंज कर पाओ, अभी उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए उसमें मत लगाओ दिमाग। तो सर अभी एन अवस्थी ले लें? एन अवस्थी ले लो, और अगर नहीं लेना है तो मैं सॉफ्ट कॉपी वैसे भी दे दूंगा, इसलिए मतलब नहीं लेना तो मत भी लो ऐसा। सर एक डाउट पूछना था सर, हम डमी कर रहे हैं सर स्कूल से, तो सर कोचिंग का वो इवनिंग का टाइम अच्छा रहेगा ऑफलाइन के लिए कि मॉर्निंग का? डमी करेंगे तो सर वहाँ पे हॉस्टल्स में रहेंगे। यार बेटा ऐसे बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल भी नहीं। मतलब डमी ले लिया है तो ऑप्शन तुम्हारे पास दोनों है ना। डमी स्कूल कहाँ पे ले रहे हो, इंदौर या होम टाउन? हाँ सर, होम टाउन में ही, झाबुआ में लिया है। फिर तो बिल्कुल ही सर इंदौर में ले रहे थे, लेकिन सर फिर इंदौर में सर वहाँ पे आना पड़ता, और अभी सर पता नहीं रहता, तो सर स्कूल सिलेक्ट नहीं कर पा रहे थे। हाँ हाँ, नहीं तो फिर अगर झाबुआ में है ना, तो फिर तो बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि किसी ने इंदौर में डमी लिया हो ना, तो वो एक बार को सोचता है कि यार कभी भी स्कूल जाना पड़े तो सुबह एक दिन भी जाना पड़े महीने में तो सुबह का टाइम फ्री रहेंगे, पर अब तुम्हारा स्कूल ही नहीं जाना तो तुम्हारी मर्जी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर मैंने भी होम टाउन से लिया है सर डमी। बिल्कुल अब तुम मैंने सुबह भी। शाम, है ना। अब जैसे क्या है, तुम 6th फेज में हो, तो 6th फेज में अगर सुबह का बैच ही ना हुआ तो फिर दिमाग ही नहीं लगाना ना अपन को, शाम का बैच है, पढ़ो मस्त अपने आराम से। सर इस बैच में जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबका सेंटर सेम रहेगा? अभी बेटा मुझे इस बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं, फ्रैंकली मुझे पता नहीं है, तो लेट्स सी, देखते हैं। जैसे मतलब आप बता रहे थे कि आज नया वो बैच चालू हुआ है, तो मैंने रेस ज्वाइन किया था, तो उसमें कैसे एंट्री ले सकते हैं? मतलब तेरा बैकअप और सब कुछ हो गया क्या? हाँ सर। तो फिर बस मत लगा दे बाबू, तेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना पढ़ने में? नहीं, जैसे नोट्स कंप्लीट करने में है ना, पहले के बहुत है। हाँ तो अपने धीरे धीरे आराम आराम से नोट्स करता रहे, नया बैच ज्वाइन करने का इतना मतलब नहीं है, फालतू में अभी फिर चेंज होगा। अब फॉर नाउ तो उसमें दूसरे सर ही पढ़ा रहे हैं, फिर उसमें अभी वो तो प्रॉब्लम है ही ना कि फिजिकल केमिस्ट्री कोई और पढ़ाएगा, तो वो और फिर ऐसा है कि एग्जैक्ट ये चीजें फिर से पूरी रिपीट होंगी जितनी पढ़ी हैं, तो आई डोंट थिंक बहुत मतलब है। अगर सर मैंने सर 3 तारीख को ज्वाइन किया था सर, तो सर उसमें ना आपने जो रिकॉर्डिंग्स वगैरह डाली है सर, उन्हीं से सर नोट्स बना के देख लेते हैं सर थोड़े, और सर मगर जो पुराने जो होमवर्क दिया था सर, जैसे कि अभी होमवर्क का था, तो सर कल पूरी शीटें दोबारा से की थी मैंने, तो सर उसमें सर थोड़े से डाउट्स, तो सर ई सॉल्यूशन ऐप का यूज करना था उसके लिए। हाँ पूछ लो ना, ई सॉल्यूशन ऐप पे एकदम से सारे डाउट मत भेजना, क्योंकि फिर अगर तुम एकदम भेजोगे ना तो सर भी परेशान हो सकते, धीरे धीरे करके भेजते रहो, उसमें इसलिए लिमिट भी है। सर एक क्वेश्चन क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा क्या? क्वेश्चन में आंसर ही नहीं आया अभी तक, सॉल्यूशन उसका भेज देंगे सर बेटा, मतलब सर की भी क्लास होती होंगी, जो भी सर ले रहे हैं, मेरी भी क्लास है, मेरे भी ई सॉल्यूशन में बहुत सारे क्वेश्चन पड़े हैं, मुझे भी उसको आंसर करना है, तो एकदम नहीं होता ना कि तुरंत तुमने क्वेश्चन भेजा और अपन ने टाइप करना है या सॉल्व करना है, लिखना है, फोटो खींचना है, उसमें अपने आप में बहुत सारे काम है, बट इवेंचुअली आ जाएगा, चिंता मत करो। सर मैंने कल भेजा था, आ गया आज। मॉड्यूल में सर जो होमवर्क दिया था सर, आप वो बता रहे हैं अभी तक मॉड्यूल में क्या क्या हो चुका है सर? मॉड्यूल में मैंने बिगनर्स बॉक्स 1 के क्वेश्चन 1 to 9 ही बोले थे अभी, फिर तो अपन ने अभी थोड़े दिन से मॉड्यूल करी नहीं है ना, तो लेट्स वेट, अभी तुम मॉड्यूल मत करो अटेम्प्ट, अगर अभी नहीं करी तो वेट, अभी मत करो। ओके सर, अगर 6th फेज में जो था तो वही बचा था मॉड्यूल का क्या था? हाँ अभी रुक जाओ, मॉड्यूल जिसने नहीं करी तो मत करो, उसमें कुछ ऐसे बहुत क्वेश्चन दिए भी नहीं थे मैंने, अपन एक सा कर लेंगे एक तरफ, एक से सर अगर सर 6th फेज में सर मॉर्निंग बैच भी हुई तो सर चेंज कर सकते हैं, अगर होगा तो कर लेना। यस सर ये एन अवस्थी मिल नहीं रही है सर, ऑनलाइन भी नहीं मिल रही है सर। गूगल पे डाल दे, एन अवस्थी मिल जाएगी, मेरे पास है, देख लो यार, मिल जाए। अभी देखी मैंने,
फ्लिपकार्ट और अमेजोन ला के देगा बस। नहीं मिल अमेजोन पे रही मिल रही है सर? कहाँ मिल रही है यार? ठीक है चलो अभी ढूंढ देखी लेना, मेरा मैंने, दिमाग मत सर्च खाओ, करी। मेरे को जान दो तुम। हाँ लिंक ढूंढ भेजना लेना, मेरे नहीं पास। मिले तो मेरे से सॉफ्ट कॉपी ले लेना। चलो बाय बाय। हाँ, वो मेरे पास लिंक भेज देना किसने देखी थी। हाँ ठीक है भेज दूंगा।